Hours, my friends, today through this video I am going to begin solved question paper 2017 for class 11th English। यह पेपर 2017 में हरियाणा बोर्ड भिवानी के द्वारा लिया गया था। जैसा कि 9th का इंग्लिश का पेपर था, वो वीडियो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसी की सफलता के बाद आज मैं 2017 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको सफलता दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। इसी उम्मीद के साथ आइए बिगनिंग करते हैं हमारा 11th क्लास इंग्लिश का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2017 विद ट्रांसलेशन। इसका मैं पूरा अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक पूरा देखिए। हो सकता है लास्ट में से कुछ क्वेश्चंस आपकी मदद करें, और हो सकता है मिडल पार्ट से, और ऐसा भी हो सकता है शुरुआत में ही आपकी काफ़ी मदद मिल जाए। तो आइए बिगनिंग करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो ब्लूप्रिंट्स दिया हुआ है उस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा, आप वहाँ से पेपर स्टाइल देखिए। इस बार का हमारा पेपर 2.5 घंटे का होगा, 2 hours and 30 minutes, और मैक्सिमम मार्क्स 80, 40 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उनको मैं इस वीडियो के साथ साथ, क्योंकि ये ओल्ड पेपर है, इसके करने से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी मदद मिलेगी, वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए बिगनिंग करते हैं 2017 ओल्ड पेपर। टाइम अलाउड यहाँ मैं सर्कल में डाल रहा हूँ 2.5 घंटे, 2 hours and 30 minutes। ये मैंने चेंज कर दिया है। दिस पेपर इज डिवाइडेड into 4 sections। यहाँ on to है into। Four sections A, B, C and D। all the questions are compulsory। सभी प्रश्न के जवाब देना अनिवार्य है। Attempt all parts of a question together। एक क्वेश्चन को एक साथ कई पार्ट्स में बांटा हुआ है, सभी पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेरेवर प्रेस्क्राइब्ड। जहाँ भी प्रेस्क्राइब किया हुआ है शब्दों का लिमिट स्टिक करना है। तो आइए बिगनिंग करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए क्या है हमारा? रीडिंग। लेट्स बिगिन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसके नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे।
उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन आपको देने जा रहा हूं, आप इससे मदद ले सकते हो सकता है यह पैसेज एग्जामिनेशन में आ जाए। प्रीवियस पेपर से भी एग्जामिनर कुछ पैसेजेस पिक कर लेते हैं। तो आइए बिगिनिंग करते हैं ट्रांसलेशन, अनसीन रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। Few animals are useful or as unpopular as the goat. कुछ जानवर उपयोगी होते हैं, लाभदायी होते हैं, या उतने अनपॉपुलर होते हैं जितनी की बकरी। From ancient times it has supplied people with milk and meat. प्राचीन काल से गोट ने इट किसके लिए, गॉट के लिए दूध और मांस लोगों को वितरित किया है। Its skin has made its skin has been made into leather and wool of some breeds woven into soft warm cloth. इसकी त्वचा, इसकी खाल से चमड़ा बनाया गया है। कुछ सॉफ्ट और वार्म क्लॉथ इससे ऊन के बनाए गए हैं। स्किन हैज बीन मेड इनटू लेदर, यह हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गॉड्स आर हार्डी क्रिएचर्स and can live on the green remains of a thorny bush or a poor grassland. बकरियां जो होती हैं बड़ी कठोर हार्डी क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, और किसी दुर्लभ से, किसी पुअर से ग्रासलैंड या कांटेदार झाड़ी के जो अवशेष हैं हरे हरे, उन पर गुजर बसर कर सकती है, उन पर अपना जीवन यापन कर सकती है। नेवरदीलेस, तो भी, दे हैव ऑलवेज हैड अ बैड रेपुटेशन, फिर भी, तो भी उनकी हमेशा से ही बुरी रेपुटेशन होती आई है। परहैप्स, शायद, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द बिली गोट्स मीन्स मेल्स, often have a bad temper and a strong unpleasant smell. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेल्स हैं, पुरुष जाति की बकरियां हैं, नर जाति की जो बकरियां हैं, अक्सर उनका स्वभाव बुरा है और वो स्ट्रॉन्ग है और उनसे बद्दी सी स्मेल आती है, अनप्लेजेंट, असुखद सी, बद्दी सी। Goats always do serious damage to young trees and other plants and can quickly reduce lush grazing land to barren wasteland. बकरियां हैं जो नए नए वृक्षों को, जहाँ ताजी ताजी पत्तियां होती हैं, उनको गंभीरता से नष्ट भी करती हैं, दूसरे पौधों को भी नष्ट करती हैं, और तुरंत ही जो लस है, जो वेस्टलैंड है, बैरन वेस्टलैंड, जहाँ बंजर भूमि है, उसमें चरते हुए, उस भूमि पर चरते हुए, ग्रेजिंग करते हुए तुरंत ही रिड्यूस कर देती है। किसको रिड्यूस करती है? उसकी सॉफ्टनेस को। लस क्या है? सॉफ्ट, मीलो। आपका यह कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आ सकता है। लस का मीनिंग क्या है? मीलो, MELLOW, और इसका मीनिंग सॉफ्ट भी होता है। जो वहाँ की सॉफ्टनेस है उसको किस में तब्दील कर देती है? वो बैरननेस में, वहाँ पे बंजरता आ जाती है। फॉर इस साइज the god provides man with more useful things than
almost any other animal, yet it often does not receive the food and care given to other animals. इसके आकार के लिए बकरी मनुष्य को अधिक लाभदायी चीजें प्रदान करती है बचाए अधिकतर दूसरे जानवरों के, फिर भी यह अक्सर yet it often does not receive the food, भोजन रिसीव नहीं कर पाती और दूसरे जानवरों को केयर प्रदान नहीं कर पाती। द गोट विल ट्राई टू ईट एनीथिंग, बकरी किसी भी चीज को खाने का प्रयत्न करेगी। एंड विल पुट अप विद द मोस्ट अनकंफर्टेबल सराउंडिंग्स, और असुखद बिना आराम की जो उसके दायरे हैं अधिकतर उनमें मिलेगी, वहाँ पर पुटअप करेगी। बट इफ इट इज वेल फेड, लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से खिला दिया जाता है एंड केयरफुली हाउस, और इसको अच्छी तरह से आराम गृह या विश्राम के लिए जगह दी जाती है, द गोट विल प्रोड्यूस मच बेटर मिल्क, फ्लैश एंड वूल, बकरी अधिकतर अच्छा दूध, मांस और ऊन उत्पादित करेगी, पैदा करेगी। द गोट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू शीप, बकरी भेड़ से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखती है। इनफैक्ट वास्तव में इट लुक्स वेरी मच लाइक अ शीप एक्सेप्ट फॉर थ्री थिंग्स, तीन चीजों को छोड़कर यह बिल्कुल एक भेड़ की तरह दिखती है। इट हैज अ शॉर्टर टेल विच टर्न्स अप इंस्टेड ऑफ हैंगिंग डाउन, लटके जाने की बजाय इसकी छोटी पूंछ होती है जो मुड़ी हुई होती है, बजाय कि लटके जाने के लटकी हुई नहीं होती। Goats, both males and females, have beards and backward slanting horns, whereas male sheep, rams, have curly horns. दोनों नर और मादा बकरियों की दाढ़ियां होती हैं और पीछे स्लांटिंग हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, जबकि मेल जो शीप होती हैं, मादा भेड़ जिनको रैम्स बोलते हैं, उनके हॉर्न्स कैसे होते हैं? कर्ली, घुंघराले। आपने भेड़ें देखी होंगी और बकरियां भी। गॉड्स हैव अ hairy coat, whereas sheep a woolly one. बकरियों के बाल हेरी कोट होते हैं बकरियों में, जबकि भेड़ों के कैसे बाल होंगे? जिससे ऊन बनेगी। Goats can be divided into three groups. बकरियों को तीन समूह में बांटा जा सकता है। देखिए, द स्विस गोट्स, द ईस्टर्न गोट्स एंड द वूल गोट्स। एक ग्रुप क्या है? स्विस गोट्स, दूसरा ईस्टर्न गोट्स, तीसरा वूल गोट्स। द स्विस गोट्स which are found all over Europe and have upright pointed ears produce a fine quality of milk. स्विस गोट्स जो होती हैं वो पूरे यूरोप में पाई जाती हैं और ये सीधी होती हैं, इनके पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, नुकीले कान होते हैं जो एक अच्छी किस्म का दूध उत्पन्न करती हैं। गोट्स मिल्क is considered to be especially good for babies and invalids because it is easier to digest than cow's milk. बकरियों का दूध बच्चों के लिए विशेष तौर पे अच्छा माना जाता है और इनवैलिड्स माना जाता है क्योंकि यह गाय की दूध की अपेक्षा पचाने में ईजियर है, काफ़ी सुगम होता है, इसे आसानी से पचाया जाता है। इट इज ऑल्सो मेड इनटू चीज, इसका
पनीर भी बनाया जाता है एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फेमस स्विस चॉकलेट, प्रसिद्ध स्विस चॉकलेट के निर्माण उद्योग में भी इसको उपयोग किया जाता है। द ईस्टर्न गॉट विच हैव लॉन्ग ड्रूपिंग ईयर्स आर रेज्ड फॉर बोथ मिल्क एंड फ्लैश। ईस्टर्न गॉड्स जो होती हैं पूर्व में पाई जाती हैं, उनके लटके हुए लंबे लंबे कान होते हैं, दोनों को रेज किया जाता है, दोनों तरह से इनको रेज किया जाता है, दूध के लिए भी और मांस के लिए भी। दे आर ऑल्सो वैल्यूड फॉर देयर शॉर्ट वूल विच मे बी ब्लैक, टैन और वाइट। ये अपने छोटे छोटे वूल के लिए मूल्यवान भी हैं, जो ब्लैक हो सकती है, टैन और वाइट। टैन मीन्स येलोइश ब्राउन कलर, पीले रंग की, भूरे रंग की, और सफ़ेद, काली, इन रंगों की हो सकती हैं। However, the best wool comes from two goats in the third group, the Angora or the Cashmere breeds. लेकिन सबसे अच्छी ऊन दो बकरियों से आती है जो तीसरे ग्रुप में है। एक का नाम है एंगोरा और दूसरा कैश्मीर ब्रीड्स, उस प्रजाति की है। ये दो प्रजाति हैं। The Angora, which came originally from near Ankara, the capital of Turkey, is now bred in Eastern Europe, Southern Africa, Australia and United States. एंगोरा जो वास्तव में कहाँ से है, कहाँ से आई थी? अंकारा से, जो टर्की की राजधानी है, जो ईस्टर्न यूरोप में है, अब सदर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स में है। The smaller Cashmere goat is difficult to raise outside its native home of Kashmir. कश्मीर के जो प्रवासी घरें हैं उनको बाहर की ओर रेज करना स्मॉलर कैश्मीर के लिए मुश्किल है, कठिन है। इट्स सॉफ्ट अंडर हेयर, इसके सॉफ्ट अंडर हेयर हैज लॉन्ग बीन यूज्ड टू मेक द फेमस कैश्मीर शॉल। प्रसिद्ध कैश्मीर शॉल का निर्माण करने में लंबे समय से प्रयोग में लाए गए। तो यह ट्रांसलेशन था अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। यहाँ एमसीक्यू में नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर पैसेज आता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। व्हाट हैव गॉड्स सप्लाइड पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में बकरियों ने लोगों को क्या सप्लाई किया, क्या वितरित किया है? आपको पता ही होगा, भी हमने डिस्कस किया है क्या सप्लाई किया है। यहां से आप आंसर उठा सकते हो। इट हैज सप्लाइड पीपल विद मिल्क एंड मीट। क्या सप्लाई किया है लोगों को? यहाँ अंडरलाइन कर देता हूं। एक नंबर आपका पक्का बन जाएगा। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। प्राचीन काल से क्या? गॉड्स हैव सप्लाइड पीपल विद मिल्क, मीट, लेदर, वूल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। यहाँ आप दे सकते हो मिल्क और मीट भी थे, और यहाँ लेदर भी और वूल भी। इस टाइप से आप आंसर ढूंढ सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर आर गॉड्स। गॉड्स किस तरह के प्राणी हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कैसे। हार्डी। गॉड्स आर हार्डी क्रिएचर, कैन लिव ऑन द ग्रीन रिमेन्स ऑफ अ थॉर्नी बुश ग्रासलैंड। तो यहाँ आंसर देखिए, आप अपना बना सकते हो। Goats are hardy creatures and can live on the grass remains of a thorny bush or a poor grassland. What is peculiar about billy goats? Billy goats के बारे में peculiar क्या है? The peculiar thing about billy goats
is that they often have a bad temper and a strong unpleasant smell. इसका भी आंसर था यहाँ, आप देख सकते हो। बिली गॉड्स हैव, यहाँ से द बिली गॉड्स, यहाँ तक आप अपना जवाब अंडरलाइन करके दे सकते हो। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपका बिल्कुल ईजी रहेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बतलाया है वो आपकी काफ़ी मदद करेगा। वट विल गॉड्स डू इफ बेटर फेड एंड केयरफुली हाउस्ड, यहाँ से आपका आंसर उठा लीजिए इसी क्वेश्चन से। इफ बेटर फेड एंड केयरफुली हाउस्ड, गॉड विल प्रोड्यूस, ऊपर से गॉड विल प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करती है यहाँ, द गॉड विल प्रोड्यूस मच बेटर मिल्क लेस एंड वूल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ गॉड्स, ऊपर से फिर यहाँ से आपका आंसर, गॉड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, द स्विश गॉड्स, द ईस्टर्न गॉड्स एंड वूल गॉड्स। ये 3 कैटेगरीज आप यहाँ अंडरलाइन करके आइडेंटिफाई करके आंसर दे सकते हो, और पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही मिलेगा। नेक्स्ट पैसेज देखिए, सेकंड पैसेज, over the last 50 years billions of rupees have undoubtedly been spent on child care in this country। पिछले 50 वर्षों से ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज निसंदेह इस देश में चाइल्ड केयर पर खर्च किए जा चुके हैं, यट फिर भी इट इज नॉट सब सहारन अफ्रीका, यह सब सहारन अफ्रीका नहीं है। दैट इज द होम ऑफ द माल न्यूट्रिशन चाइल्ड, जो कुपोषण वाले बच्चों का घर है। बट इंडिया, लेकिन इंडिया बेहर, जहाँ अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, यूनिसेफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 53% of all children are malnutrition। 53% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। The reasons for malnutrition among Indian children are not far to seek। कुपोषण के कारण भारतीय बच्चों में पाने की कोशिश करना दूरगामी नहीं है। इट इज और मल्टी सेक्टोरियल मल्टी लेवल प्रॉब्लम, यह बहु विभागीय और बहु स्तरीय समस्या है। दैट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट द अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धि को ही बस इन्वॉल्व नहीं करती, बट ऑल्सो बल्कि एडिक्वेट मदर एंड चाइल्ड केयर इन टर्म्स ऑफ इजी एक्सेस टू हेल्थ facilities, safe drinking water, environmental sanitation and of course literary, बल्कि पर्याप्त मातृ और शिशु केयर, आसान सी एक्सेस की टर्म में, जहां आसानी से पहुंचा जाए, किस और स्वास्थ्य से संबंधी सेवाएं और सुरक्षित पीने का जल, पीने का पानी, वातावरणीय सैनिटेशन, ड्रेनेज पैटर्न वगैरह ठीक हो, निसंदेह लिटरेसी साक्षरता। नेदर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल इन 1994 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नॉर द इंटेग्रेटेड
Child Development Scheme launched in 1975 to promote the holistic development of the child under 6 years of age have made any visible or vocal difference or improvement in the sordid situation। ना तो 1994 में राष्ट्रीय पोषण काउंसिल की सेटिंग से, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, ना ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में जो 6 वर्ष से नीचे के बच्चों का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट था, उसमें किसी भी विजिबल या वोकल डिफरेंस या बच्चों की सॉर्डेड सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट है, सॉर्डेड मीन डर्टी, भद्दी, स्टिंजी, डलसी, ना ही उसमें ऐसा कुछ विजिबल देखने योग्य या कोई वोकल अंतर पाया गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द पर्पज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ the community and of those who care has failed to deliver the goods because the schemes envisaged have had only marginal impact in the area of nutrition where it is most wanting and woeful। दुर्भाग्य से संप्रदाय को जोड़ने की, संगठित करने की कैपेसिटी का उद्देश्य और वो जो केयर करने में, अच्छी अच्छी सामग्री डिलीवर करने में असफल हुए हैं, क्योंकि जो योजनाएं हैं एनविज की हुई, इमेजिन की गई, जो स्कीम रखी गई, हैव हैड ओनली मार्जिनल इम्पैक्ट, उसका केवल मार्जिनल इम्पैक्ट पर्टेनिंग टू मार्जिनल क्या है? शेयरिंग अ बॉर्डर लोकेटेड एट अ मार्जिन और एज। मार्जिनल इम्पैक्ट पोषण के क्षेत्र में केवल मात्र हुआ है जहां पे सबसे ज्यादा वांटिंग और वोफुल है, जहां इसकी जरूरत है अधिक। वोफुल है, वोफुल मीन सोरोफुल है। ऑन पेपर वी हैव प्लेंटी ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। कागजों में बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी नीतियां प्रचुर मात्रा में हैं, बट एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस का संबंध है, वी हैव अर्नड इनफ नोटरिटी, हमने पर्याप्त नोटरिटी अर्न की हुई है। नोटरिटी मीन्स, इसके लिए नोटोरियस से बना है नोटरिटी, नोटोरियस द कंडीशन ऑफ बीइंग इनफेमस, मतलब एक तो प्रख्याति होती है यहाँ, उसका अपोजिट इनफेमस, जहाँ प्रसिद्धि नहीं मिलती, जो कुख्यात होता है, जहाँ बुराई मिलती है। The need of the hour is to translate them into deeds and results. What we have tried to sell in the form of promises and populist pronouncements. समय की जरूरत उन्हें कार्यों में, परिणामों में ट्रांसलेट करना है, जो हमने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस के फॉर्म में सेल करने की कोशिश की है, या पॉपुलिस्ट प्रोनाउंसमेंट की हुई है, प्रसिद्ध घोषणाएं हमने करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। द मोस्ट अर्जेंट एरिया ऑफ अटेंशन एंड इमीडिएट एक्शन आर न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। सबसे जरूरी अटेंशन का जो एरियाज है और जो इमीडिएट एक्शन है, वो न्यूट्रिशन है, पोषण करना है, स्वास्थ्य है, हेल्थ, और बच्चों की शिक्षा। whose well-being reflects the health of society, जिसका वेलबींग क्या है, समाज के स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करता है। केयरिंग आउटलुक ऑफ द पोलाइटी की आउटलुक को
केयर करना है, since the causes of the malnutrition of the children are many, like exploding population, bias against the female child, weak and suffering mothers. The remedy calls for care of the mother and care by the mother, besides an effective control over population explosion. बच्चों का कुपोषण के कारण इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, फीमेल चाइल्ड के अगेंस्ट पक्षपात रखना, प्रेजुडिस रखना, कमजोर और कष्ट सहन करती हुई माताएं, रिमेडी, रिमेडी मतलब उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट, सुधार के लिए कॉल होती है। मदर की केयर करो और मदर के द्वारा केयर हो। इसके अतिरिक्त पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण हो। इग्नोरेंस ऑन व्हाट फूड शुड बी टेकन इज अनदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। अज्ञानता भोजन के ऊपर जो लाई जानी चाहिए वो दूसरा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, योगदान देने वाला फैक्टर है। दैट रिजल्ट्स इन माल न्यूट्रिशन अमंग वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो महिलाओं के बीच और बच्चों के बीच कुपोषण के परिणाम में आता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स टू फाइट द menace of malnutrition and undernourishment of children requires planning, coordination, and monitoring by high-powered bodies, right down to the village level. विभिन्न योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, का लागू होना, कुपोषण की थ्रेटनिंग, मैनेज क्या है, थ्रेटनिंग के जो कुपोषण की मैनेज है उससे लड़ाई लड़ना, बच्चों का अंडर नॉरिशमेंट, उनका पालन पोषण, वो प्लानिंग को रिक्वायर करता है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग, जो हाई पावर्ड बॉडीज है, जो सीधी कहाँ, विलेज पर भी, ग्राम लेवल, गांव के लेवल। इस तरह से हमने ट्रांसलेशन किया है इस पैसेज का। ये सेकंड पैसेज था आपको वाला, इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मिलेंगे ही 100% आपको, 100%। जैसा कि हमारा ब्लूप्रिंट है उसमें 40 क्वेश्चंस 9th में भी ऐसे ही आए हैं। क्वेश्चंस देखिए, हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट ऑन चाइल्ड केयर इन ओवर लास्ट 50 ईयर। पिछले 50 वर्षों से भी ऊपर कितना पैसा खर्च होता है। यहाँ से ही अपना आंसर उठा लीजिए। ओवर लास्ट 50 ईयर्स, और द लास्ट 50 ईयर्स, मिलियंस ऑफ रुपीज, ऊपर अंडरलाइन कर लो ये लिख के, मिलियंस ऑफ रुपीज have been spent on child care। यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है आपका आंसर। अब नीचे आते हैं। Why were National Nutrition Council and Integrated Child Development Scheme launched? क्यों नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई थी? तो यहाँ इन स्कीम्स के लिए दीज वर्ड्स लगा लीजिए। दीज स्कीम्स वर लॉन्च्ड, आंसर आगे उठाइए। टू प्रमोट, किस लिए की गई थी? प्रमोट करने के लिए। अभी हमने पैसेज पढ़ा था, उस पैसेज में जाके वैसे ट्रांसलेशन करते वक्त आप अंडरलाइन करते जाइए, वो आपके लिए काफ़ी सुगम रहेगा, काफ़ी आसान रहेगा। इस पैसेज से टू प्रमोट द, यहाँ टू प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट, इस टाइप से आप अंडरलाइन कर सकते हो अपना आंसर।
प्रमोट द होलिस्टिक अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज तक आप आंसर वहाँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द मोस्ट अर्जेंट एरियाज ऑफ अटेंशन एंड इमीडिएट अटेंशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए तुरंत ध्यान देना और अटेंशन का जो सबसे जरूरी एरिया है वो क्या है, यहाँ से आप आपका आंसर बना लोगे। द मोस्ट अर्जेंट एरियाज ऑफ अटेंशन एंड इमीडिएट अटेंशन फॉर चिल्ड्रन आर, यहाँ फॉर चिल्ड्रन या अटेंशन के बाद भी आर लगा सकते हो, लगा के आप अंडरलाइन कर लीजिए ऊपर से न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। यही बातें दी गई थी बच्चों की शिक्षा, अभी थोड़ी देर पहले आया था। आप राइट कर सकते हो क्या क्या है, तो इससे आप अंडरलाइन कर लोगे पैसेज को पढ़ के। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए और ये आप राइट कर सकते हो। हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन, यहाँ से हेल्थ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मालन्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ आप दे सकते हो एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, बियर्स अगेंस्ट द फीमेल चाइल्ड, वीक एंड सफरिंग मदर्स आर द कॉजेज ऑफ मालन्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन। ये कुपोषण के कारण है, यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो आप। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, अच्छा जी, ये सभी यहाँ से एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, बियर्स अगेंस्ट फीमेल चाइल्ड, वीक एंड सफरिंग मदर्स, ये सभी इसको रब कर दीजिए। ऊपर जो अंडरलाइन किया है वो आपका रिस्पॉन्स है। अगर ध्यान से पेपर करोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट रिक्वायर्स फाइटिंग मैनेज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अंडर नॉरिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के अंडर नॉरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन को कुपोषण की बैटरी से फाइटिंग करना क्या रिक्वायर करता है। केयर ऑफ मदर, अभी जो अंडरलाइन किया था वहाँ से आ जाइए। ये केयर ऑफ मदर, केयर बाय मदर बिसाइड्स एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इग्नोरेंस ऑन व्हाट फूड, यहाँ तक जितना भी हो सकता है हाँ अंडरलाइन करते जाइए, चिल्ड्रन तक आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, यह पैसेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका ट्रांसलेशन विद अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक पैसेज भी आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट, यह सिलेबस से डिलीटेड है, नोट्स मेकिंग, मैं यहाँ कट लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन बी पे। सेक्शन ए में रीडिंग था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। यहाँ देखिए ग्रामर राइटिंग स्किल में हम डिस्कस कर रहे हैं। अटेम्प्ट एनी 12 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 12 अटेम्प्ट। आप ब्लूप्रिंट्स जरूर देखिए, उसमें जितने मार्क्स की ग्रामर दी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगी। 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का MCQ होगा। यहाँ हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में दी हुई वर्ब की फॉर्म को करेक्ट करके भरना है। अ लायर इज ए पर्सन हु हैबिचुअली ब्लैंक लाइज। ब्रैकेट में टेल दिया है, अंडरस्टूड है, जहाँ हैबिचुअल ट्रूथ दिखाई दे वहाँ पे
आप समझ जाइए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ आपको अगर चार ऑप्शन में आपको अलग अलग वर्ब की फॉर्म दिखाई देती हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा के फिल करोगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है हमारा, टेल के साथ एस जहाँ लगा मिले फोर ऑप्शन में से वो सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ टेल आंसर है। मैं सारे डिस्कस करूँगा, वहाँ आपको प्रत्येक पार्ट से दो करने होंगे। वो स्टाइल आप ब्लूप्रिंट से स्टडी कर सकते हो। मोहन ब्लैंक लिव इन दिस टाउन सिंस 1992। यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। 1992 से वह इस नगर में रह रहा है। यहाँ इट मीन्स जहाँ सिंस और फॉर दिखाई दे वहाँ समझ जाइए हैज बिन या हैव बिन का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो इसको लिव जहाँ आया है वहाँ हैज बिन लगा के लिविंग कर दीजिए, ई काट के आईएनजी जोड़ना है। करेक्ट आंसर क्या है, चार ऑप्शन आएंगे आपके, उसमें से आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे उसको मार्क करना। करेक्ट आंसर है हैज बिन लिविंग। नेक्स्ट देखिए, इट ब्लैंक रेन व्हेन वी वेंट आउट। यहाँ देखिए वेंट गो की सेकंड फॉर्म वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इससे पहले वेन से पहले आप कॉन्टिन्यूस बना लोगे। बारिश हो रही थी जब हम बाहर निकले। तो यहाँ वॉज रेनिंग। चार ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर इसको बनाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, यह सिलेबस से डिलीटेड है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स भी सिलेबस से डिलीट है +1 में, यहाँ भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। यहाँ डिटर्मिनर्स का प्रयोग करना है आपको। सम मैनी पहले पार्ट में देखिए, यू हैव ब्लैंक फाइन फ्लावर्स इन योर गार्डन। तुमने या आपने अपने बगीचे में बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए हैं। बहुत सारे मतलब सब नहीं, सब थोड़े, मैनी काफ़ी। यहाँ डिटर्मिनर में से चार ऑप्शन में आपको मिलेगा मैनी। करेक्ट आंसर क्या है, मैनी। वॉइस सिलेबस से डिलीट, डिलीटेड सिलेबाई के अकॉर्डिंग वॉइस को हमने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हुआ, ग्रामर का पोर्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए, हमारे लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में हमें डिस्कस करना है यू आर रोहन। रोहन लड़कों को बनना है, बॉयज को। सोहनी गर्ल्स में से गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगी। जैसा आपके पेपर में जो भी नेम आए, लड़के तो लड़कों वाला नेम जो बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा, और गर्ल्स गर्ल्स वाला नेम क्लोजिंग पर लिखेगी। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट्स इन योर सिटी। आप रोहन या सोहनी हो, प्लांट में दिया हुआ है ना। आपके शहर में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर। यहाँ पेपर्स आना चाहिए, अपने आप में सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्लूरल पेपर्स। रजिस्टरिंग वेज एंड मीन्स टू चेक दीज एक्सीडेंट्स। तो एक पत्र लिखिए समाचार पत्र के संपादक को, रास्ते और तात्पर्य सुझाव देते हुए, मीन्स या वेज बतलाते हुए इन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करें, इस बारे में पत्र लिखना है। आप कोई भी इमेजिनरी एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो, एड्रेसिंग है, यहाँ एड्रेस करना है। जैसे 1
ऑब्लिक या वन स्लांट डाल के 204 फ्रेंड्स कॉलोनी फरीदाबाद, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हो, हिसार भी लिख सकते हो, फतेहाबाद भी। अप्रैल लगा हुआ है यहाँ, अप्रैल में डेट को लिख दीजिए जिस दिन पेपर है, यहाँ ईयर लिख दीजिए, फिर सैल्यूटेशन। आगे आपको जिसको एड्रेस करके लिखना है, यहाँ एड्रेस लिखने के बाद टू जरूर लगाना है। टू लगा के उसके बाद आप कीजिए, यहाँ टू लगा दिया, इसके बाद यहाँ से उठाइए, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग बतला रहा हूँ आपको। द एडिटर ऑफ एडिटर, सिर्फ एडिटर लिख के कॉमा लगा देना है, यहाँ कोई भी कॉमा लगा के द ट्रिब्यून लिख दीजिए या नवबाद टाइम्स, क्योंकि पार्टिकुलर यहाँ शो नहीं किया गया है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ दी ट्रिब्यून भी लिख सकते हो, नीचे लिख दो दिल्ली, चंडीगढ़ भी लिख सकते हो, जो आपको स्मूथ लगे वो लिखो। सब्जेक्ट लिखो आगे, सब्जेक्ट में सजेशंस फॉर चेकिंग रोड एक्सीडेंट्स इन फ्रेंड्स कॉलोनी ऑफ आवर सिटी। यहाँ रोड एक्सीडेंट के बारे में था ना, जो एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस को फॉलो कर लीजिए। सजेशन देने थे, यहाँ सजेस्टिंग का सजेशन बना दो, यहाँ NG काट के ON कर दो, सजेशन और S भी लगा दो। सजेशंस फॉर चेक था यहाँ पे, चेकिंग में टू चेक था, टू हटा के ING जोड़ दो, सजेशंस फॉर चेकिंग, बाकी एज इट इज यहाँ से ड्राफ्ट कर दो। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में था, रोड एक्सीडेंट्स, यहाँ यूअर था तो यहाँ फ्रेंड कॉलोनी, तो यहाँ यूअर सिटी था तो ऑफ आवर सिटी, इस तरह से ड्राफ्ट करना है आपको। आगे लिखो, एड्रेस करो, जिसको लिखना है वहाँ मान लो एडिटर है, एडिटर के लिए सर बोलोगे, डियर सर, थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपकी बहुत ही सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवार्ड्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन आवर सिटी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इससे संबंधित अथॉरिटी का ध्यान किस ओर, हमारे शहर में यातायात की समस्याओं के प्रति। ट्रैफिक प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यातायात संबंधी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विच इज गोइंग टू बी मच डेंजरस फॉर द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, जो नागरिकों के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक बनती जा रही है। ट्रैफिक सिचुएशन इन आवर सिटी हैज बीन हैजार्ड, यातायात संबंधी स्थिति हमारे शहर में डेंजरस बन गई है, हैजार्ड बन गई है। रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मोर एंड मोर ट्रैफिक जैम कैन बी सीन, अधिक से अधिक यातायात संबंधी जाम देखा जा सकता है, विच इज मेकिंग द सिचुएशन मोर क्रिटिकल, जो स्थिति को और अधिक क्रिटिकल बनाता जा रहा है। पेडेस्ट्रियंस फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल इन क्रॉसिंग रोड्स, रोड को क्रॉस करने में पेडेस्ट्रियल फेस सबसे बड़ी समस्या है। सम पीपल ब्रेक ट्रैफिक रूल्स एंड कॉज डेंजर फॉर अदर पीपल, कुछ लोग यातायात नियमों को तोड़ देते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी खतरे का कारण बनते हैं। यहाँ एक वर्ड था ऊपर, उसका मीनिंग मैं आपको बतला रहा हूँ। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन क्या है? इंटेंडेड फॉर दोज हु आर वॉकिंग, जो पैदल चलते हैं ना उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, पैदल भीड़ भाड़ वाले, भीड़ पैदा करने वाले लोग जो आपका कारण भी बन जाते हैं। These problems lead to another big problem of noise population, especially in the area where certain sensitive places are located like hospitals and parks. ये समस्याएं दूसरी बड़ी समस्याओं की ओर अग्रसर हो जाती है। समस्याएं जैसे
ध्वनि प्रदूषण, खास तौर पे ऐसे एरिया के अंदर जहाँ कुछ सेंसिटिव प्लेसेज स्थित हैं, जैसे कि अस्पताल और पार्क। It's my humble request to the concerned authorities to take an immediate action. Let us give our chance to thanks. Concerned authority से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है, निवेदन है, आग्रह है कि एक जल्द ही एक्शन दें और धन्यवाद का हमें चांस प्रदान करें। लेट अस गिव ए चांस टू थैंक्स। नीचे आपको दे देना यूर सिंसियरली, सिंसियरली की स्पेलिंग ध्यान से लिखोगे, SINCERELY नीचे लिखोगे। यहाँ रमेश कटारिया दिया है, आपको रमेश कटारिया नहीं लिखना, रोहन, लड़के रोहन लिखेंगे और लड़कियाँ सोहनी। तो यहाँ जो पेपर में पूछा जाए क्लोजिंग के टाइम वो ही लिखना है, ये नहीं लिखना, रोहन या सोहनी, ये कट कर देना है। नेक्स्ट आ जाइए, अथवा में कोई एक करना है, इसका भी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। Write an application for the post of a supervisor at Ramesh Parak Enterprises, चेन्नई। रमेश पार्क एंटरप्राइज चेन्नई एक सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखी है। यहाँ आपको इमेजिन लिखना, जैसे ऊपर लिखा था ऐसे ही, 26 ग्रीन व्यू कॉलोनी, मदुराई। यहाँ जरूरी नहीं है, मदुराई की बजाय कोई भी नाम आपको अच्छा लगे, जिसकी स्पेलिंग अच्छे से आती है वो लिख सकते हो। अक्टूबर, यहाँ जरूरी नहीं है अक्टूबर लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन दोगे बीच का पार्ट लिखोगे तो वो डेट याद रखनी है। 12 लिखा है, यहाँ अपने हिसाब से लिख लोगे डेट। तो किसको लिखना था, एरिया मैनेजर, एरिया मैनेजर को लिखी जाएगी। यहाँ एड्रेस जो इसको करोगे, टू द एरिया मैनेजर, ऊपर से उठाओ रमेश पार्क एंटरप्राइज। यहाँ नीचे जो भी जगह आप लिखोगे, जो भी क्वेश्चन पेपर में आए वो ही लिखना है। ये ड्राफ्टिंग है जस्ट, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे करना है। फिर आ जाइए सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ एप्लीकेशन था, इसी को अंडरलाइन कर लीजिए आप। सब्जेक्ट लिख के सब्जेक्ट के बाद कॉलन लगाना है, 2 पॉइंट, एक ऊपर एक नीचे। एप्लीकेशन का ए कैपिटल करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ सुपरवाइजर, यहाँ लिख दोगे। फिर आगे लिखोगे डियर सर, कॉमा लगाओगे, उसके बाद आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सुपरवाइजर ऑन द टर्म्स एंड पर्टिकुलर एडवर्टाइज्ड फॉर द जॉब इन द डेली स्टार ऑन 20 अक्टूबर। वहाँ 25 अक्टूबर था, यहाँ 20 अक्टूबर 2012। मैं सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहूँगा। टर्म और पार्टिकुलर्स जो जॉब के लिए एडवाइस विज्ञापन में दिए गए थे, कब डेली स्टार में आया था, यह है 20 अक्टूबर 2012 को। तो यहाँ जरूरी नहीं है, पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आ सकती है टीचर की, कंप्यूटर टीचर की, या कोई भी मैनेजर की, या किसी भी क्लर्क की भी। तो सभी के लिए ये ही मेथड यूज होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिया है वहाँ से अंडरलाइन करके यहाँ आप फिल कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन आए उसके लिए आपके लिए स्मूथ रहेगा। सिर्फ आपको चेंज करना है, मान लो कंप्यूटर टीचर आए तो यहाँ सुपरवाइजर की जगह कंप्यूटर टीचर, इंग्लिश टीचर आए तो इंग्लिश टीचर, किसी भी, लेकिन चेंज जरूर करना है। नेक्स्ट देखिए, माई पर्टिकुलर्स आर गिवन इन द CV। CV में जो दिए गए हैं वो मेरे पर्टिकुलर्स हैं। I think the qualifications and experience that I have acquired are suitable for the job। मेरा विचार है, अनुभव और योग्यताएं जो मैंने एक्वायर की हुई हैं वो इस जॉब के लिए उपयुक्त हैं। I
वांट टू बिल्ड माय करियर इन द लाइन ऑफ ए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की लाइन में मैं अपना करियर निर्माण करना चाहता हूँ। यहाँ लाइन ऑफ टीचर, लाइन ऑफ कंप्यूटर टीचर या क्लर्क, कुछ भी जो भी आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देना है। आई होप टू हियर फ्रॉम यू। आपसे मैं सुनने की उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट दैट, मैं विश्वस्त हूँ कि आई विल बी एबल टू प्रूव माई वर्थ इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैं अपनी वर्थ साबित करने में सक्षम हो पाऊंगा। यूर फेथ, कहाँ सिंसियरली था, इससे पहले वाले लेटर में, इस एप्लीकेशन में देखिए फेथफुली। स्पेल्स याद रखिए, FAITHFULLY। कई बच्चे गलत कर देते हैं स्पेलिंग को। और XYZ, नाम नहीं दिया तो XYZ कीजिए या APC कीजिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में देखिए, जो पैराग्राफ है वो सिलेबस से डिलीटेड है। नेक्स्ट, ये हमने पोर्शन डिलीट किया, इसको नहीं करेंगे, क्रॉस कर देते हैं, डिलीटेड। इसके बाद ये 4 क्वेश्चन तक हमने डिलीट किया है। अब आ जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी, सेक्शन सी मेन रीडर प्रोज। आपके पेपर में 40 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और बाकी आपको राइट करना होगा। तो आइए देखते हैं। यह प्रोज से है, मेन रीडर से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसमें, वहाँ पेपर के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। वो ब्लूप्रिंट से आप जानकारी ले सकते हो, लिंक मैं ज़रूर डालूंगा, वहाँ पर जाकर जरूर देखिए। समय कम बचा है, लगन और मेहनत से कार्य कीजिए। कंप्लीट देखिए इस वीडियो को, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 5 मार्क्स का आएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकता है आपको। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन। मम्मी बहुत ही बुरी स्थिति में है। What Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a first long look. जैसे ही वह अपनी पहली नजर डालने के लिए, वो भी लॉन्ग लुक, काफी समय तक उस बॉडी के ऊपर जैसे ही झुका था, कौन? जाही हवास, जो कि इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी का जनरल सेक्रेटरी था। उसने कहा था यह मम्मी कौन? डेड बॉडी बहुत ही बुरी स्थिति में है। बिकॉज व्हाट चार्टर डिड इन 1920, जैसा कि चार्टर ने 1920 में लिखा था। आगे देखिए, कार्टर, जेवार्ड कार्टर, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Toots tomb, TUMB, ई साइलेंट होता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, निरर्थक सी खोज के कई वर्षों के बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था यह कार्टर, जॉर्ज कार्टर नाम, जिन्होंने 1922 में टूट्स के टूम को खोजा था। इसका कंटेंट दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, प्राचीनता में, पुरानता में बड़ी ही जल्दी से रैंसैक्ड हुआ था। वो सरप्राइजली कंप्लीट, बहुत ही अचंभे से, बहुत ही हैरानी में डालते हुए यह पूरा हुआ था। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बतला रहा हूँ रैंसैक का मीनिंग, यह आपके काम आ सकता है। रैंसैक का मीनिंग क्या है? टू पाइलेज, टू मेक विगरस
एंड थोरो सर्च, बड़ी प्रबलता से किसी चीज़ की खोज करना और बड़ी ही पूर्णता से खोज करना, बेसिक है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैड बिकम पार्ट ऑफ द फराहो फेरो फारो लीजेंड। रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन जो कभी मिले उनके अवशेष, और ये फारो की पुरानी गाथाओं का हिस्सा बन गए थे, पार्ट बने हुए थे। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee resurrection। रिजेक्शन क्या होती है? पुनरावृत्ति, रिवाइवल, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। गोल्ड में स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, उनके इटर्नल ब्रिलियंस, जिनका मतलब क्या था? गारंटीड रिजरेक्शन के लिए, रिवाइवल के लिए गारंटी देना। ये एक सेंसेशन से डिस्कवरी के समय कॉज थे, कारण बने थे, और सबसे ज़्यादा अटेंशन इनको देनी पड़ी थी। तो यहाँ कुछ मीनिंग आप जान सकते हो। स्टनिंग का मीनिंग मैं आपको बतला रहा हूँ। स्टनिंग का मीनिंग क्या है? हैविंग एन इफेक्ट दैट स्टन्स, एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव, जो बहुत ही आकर्षक हो। और आर्टिफैक्ट आप देख सकते हो, आर्टिफैक्ट्स का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट मेड और शेप्ड बाय ह्यूमन हैंड, मनुष्य के हाथों से आकार दिया हुआ, बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। मरने के बाद जो उसे चाहिए था, उस प्रतिदिन की उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था, बरीड किया गया था। बरी से बरीड बना है। बोर्ड गेम्स, जैसे बोर्ड गेम था, ब्रॉन्ज लेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे, केसीज ऑफ फूड एंड वाइन, वाइन के, शराब के और भोजन के खांचे बनाए हुए थे। तो ये है किस चैप्टर से लिया हुआ है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकता है। आपको राइट करना नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। तो आंसर देते वक्त यहाँ नेम से पहले दी लगा लीजिए, द का टी कैपिटल कीजिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज, चैप्टर का नाम डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस, एंड दैट ऑफ द राइटर इज AR विलियम्स। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया है, ये याद रखिए, अंडरलाइन कर रहा हूँ, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। और राइटर कौन है? राइटर के बारे में देखिए, AR विलियम्स, यहाँ नीचे दिया है AR विलियम्स। वाई वॉज द मम्मी इन और बैड कंडीशन? मम्मी बैड कंडीशन में क्यों थी? आंसर दे सकते हो यहाँ पे, द मम्मी के बाद वॉज लगाइए, द का टी कैपिटल कीजिए। द मम्मी वॉज इन अ बैड कंडीशन बिकॉज कार्टर हैड हैंडेड इट, यहाँ आया था तो देख लीजिए 1922, कार्टर, ऊपर कार्टर, जॉर्ज कार्टर, हैड हैंडल्ड इट केयरलेसली इन 1922। तो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ AR विलियम्स, ये राइटर का नेम, और ऊपर से आप अपना आंसर बना सकते हो, यहाँ 1922। नेक्स्ट देखिए, व्हाट रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन? रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन में क्या अवशेष बचे थे? द थिंग्स कार्टर डिस्कवर द मम्मी, तीसरा क्वेश्चन रह गया था। व्हेन डिड कार्टर डिस्कवर टूट्स टूम? यहाँ आंसर आप दे सकते हो, कार्टर, कार्टर लिख के डिस्कवर, डिड आया था, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो AD लगा दोगे। कार्टर डिस्कवर्ड द मम्मी इन 1922, करेक्ट आंसर। अब 4 देखिए, व्हेन रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन? द थिंग्स फाउंड इन टूट्स टूम
रिमेन द रिचेस्ट रॉयल ट्रेजर थिंग्स फाउंड। यहाँ आप लिख सकते हो एवर फाउंड, ये था ना कलेक्शन। द थिंग्स, थिंग्स कर लो यहाँ पे, द थिंग्स फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड। इन टूट्स टूम रिमेन, यहाँ से आंसर आप ले सकते हो, रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, रॉयल ट्रेजर्स कर दो या कलेक्शन कर दोगे तो भी ठीक हो जाएगा और एमसीक्यू में मिल सकता है यह। नेक्स्ट आ जाइए, वाई वॉज टूथ बरीड विद गोल्ड आर्टिफैक्ट्स। टूथ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स के साथ क्यों दफनाया गया था? टूथ वॉज बरीड विद गोल्ड आर्टिफैक्ट्स बिकॉज, यहाँ देखिए, बिकॉज देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन। यहाँ सिर्फ इतना लिख दोगे तो भी सफिशिएंट होगा, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन। बाकी आपका एमसीक्यू में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अक्सर ओवरलुक किया गया है वो आवश्यक थर्ड एलिमेंट है, मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस। मिडल वॉइड जहाँ पे उनकी इंटरेक्शन रखी जाती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक ऑफ प्राणायाम, breath in, retain, breath out, suspension of breath is void where meditation occur। यह चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल में। एक बार ये देख लेते हैं ये सिलेबस से डिलीटेड है या नहीं, मैं आपको बतला रहा हूँ whether it is deleted from the syllabi। लैंडस्केप ऑफ द सोल सिलेबस में है, यह है, डिलीट नहीं है। आगे देखते हैं, ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। प्राणायाम में क्या होता है, इसकी तुलना यौगिक अभ्यास से की जाती है। प्राणायाम के ब्रीद सांस लेना, रिटेन करना, फिर सांसें छोड़ना, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, और सांस की सस्पेंशन डिले करना वो वॉइड है जहाँ मेडिटेशन आती है। दिस मिडल वॉइड इज इसेंशियल, यह मिडल वॉइड इसेंशियल है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। ऐसे ही सफ़ेद और बिना पेंट की हुई, बिना कलर की हुई इम्पोर्टेंस वाला स्पेस चाइनीज लैंडस्केप में पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यह वो जगह भी है जहाँ पे मनुष्य को आधारभूत भूमिका मिलती है। इन दैट स्पेस, उस स्पेस में जो कहाँ है, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो स्वर्ग और धरती पर है, धरती के बीच है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। मैं आपको बतलाऊंगा कंड्यूट और वॉइड का मीनिंग। जो यूनिवर्स के दोनों पोल पे, दोनों अक्षितिजों पे के बीच कम्युनिकेशन का कंडक्ट बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपस्थिति आवश्यक है। इवन इफ, चाहे, इट इज ओनली सजेस्टेड, चाहे कि मात्र ये सुझाव है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, खोए जाने से दूर, और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, और ऊंची ऊंची पिक्स से ऑप्रेस्ड। ही, वह, इन फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, इसमें है फ्रेंकोइस चेंग्स के अद्भुत एक्सप्रेशन में। ताइज ऑफ द लैंडस्केप, वही लैंडस्केप ऑफ आई है। तो यहाँ मैं आपको दो मीनिंग बतला रहा हूँ। देखिए, वर्ड का मीनिंग क्या है, VOIED, आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी। वर्ड का मीनिंग है एम्प्टीनेस, EMPTY, कंटेनिंग नथिंग। और इसके अलावा आप देख सकते हो एक था कंड्यूट। कंड्यूट का मीनिंग क्या है, कंड्यूट का मीनिंग है अ पाइप और चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर। कंड्यूट एक पाइप या चैनल जो वाटर को कन्वे करवाता है। तो इसके आंसर देखिए, क्वेश्चन आंसर, नेम द चैप्टर एंड द ऑथर। चैप्टर और ऑथर का नाम बताइए। जैसे कि पहले वाले पैसेज में हमने किया था, नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंडस्केप ऑफ द सोल।
and the writer is, that of the writer is Nathalie Trovilhoy. Second question, what is often overlooked? अभी हमने डिस्कस किया था द थर्ड इसेंशियल, थर्ड एलिमेंट, थर्ड इसेंशियल एलिमेंट इज, यहाँ आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसेंशियल थर्ड एलिमेंट इज ओवरलुक्ड। यहाँ से आप आंसर चूज कर सकते हैं, एमसीक्यू में मिल सकता है आपको। व्हाट इज द मिडल वर्ड इसेंशियल? मिडल वर्ड जरूरी क्यों है? व्हाई इज द मिडल वर्ड इसेंशियल? आंसर देखिए, द मिडल वर्ड इज इसेंशियल बिकॉज नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। बिकॉज लिख के भी आप आंसर दे सकते हो, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और बाकी आपको ऑप्शन में चूज करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन द मिडल वर्ड बी कंपेयर्ड विद? मिडल वर्ड की जगह इट लगा दीजिए, या मिडल वर्ड भी कर सकते हो। मिडल वर्ड कैन बी कंपेयर्ड विद प्राणायाम। मिडल वर्ड को किससे कंपेयर किया जा सकता है? प्राणायाम से। यहाँ प्राणायाम। वेयर डज मैन फाइंड हिज फंडामेंटल रोल? मनुष्य अपना फंडामेंटल रोल कहाँ पाता है? आप आंसर देखिए, मैन फाइंड्स, मैन, यहाँ व्हाट डज आया था, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, मैन को आगे लाओगे एम कैपिटल, और फाइंड के बाद प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में वर्ब की पहले फॉर्म के साथ एस। मैन फाइंड्स हिज फंडामेंटल रोल इन द मिडल वर्ड। कहाँ देखने को मिलता है फंडामेंटल रोल? मिडल वर्ड में। ये आंसर है आपका, मिडल वर्ड इज इसेंशियल, मिडल वर्ड। तो मैंने डिस्कस कर दिए हैं दोनों कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा पेपर में। डिस्क्राइब नानी फाल्कीवाला's व्यू अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। Comment on the attitude shown by Taplow towards Crocker Harris, the Browning version. हमने डिस्कस करना है, यह सिलेबस से डिलीट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो। टैप्लो के द्वारा दर्शाया गया जो कमेंट है किशोर क्रॉकर हैरिस की ओर ब्राउनिंग वर्जन में, वो डिस्कस करना है हमें। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। क्रॉकर हैरिस इज टैप्लोज टीचर। क्रॉकर हैरिस टैप्लो का टीचर है, अध्यापक है। अकॉर्डिंग टू टैप्लो एंड मी ऑल्सो, टैप्लो और मेरे अनुसार मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक कठोर डिसिप्लिन अनुशासनविद है। ही इज अ हार्ड वर्किंग टीचर, वह कठिन परिश्रम करने वाला अध्यापक है। एंड फुली डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, वह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है पूरी तरह से। एज ही कॉल्स टैप्लो इवन ऑन द लास्ट डे टू द स्कूल टू मेक अप फॉर हिज मिस्ड क्लास, अपनी मिस की हुई क्लास, अपनी क्लास को मिस करने के लिए स्कूल के अंतिम दिन भी टैप्लो को बुलाता है। नो स्टूडेंट इन हिज एंटायर करियर हैज करेज टू कट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कोई भी विद्यार्थी उसके पूरे करियर में मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कट करने का साहस नहीं रखे हुए है। ही इज नेदर पार्शियल नॉर बायस्ड, वो ना तो पक्ष रखता है ना ही बिना पक्ष के या विरोध में होता है। ही विल गिव टैप्लो व्हाटएवर ही डिजर्व, जो टैप्लो डिजर्व करता है वो वही उसको देगा। ही ट्राइज टू मेंटेन एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स, वह अपने विद्यार्थियों से एक स्टेबल, एक उपयुक्त दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। ही नेवर रिस्पॉन्ड्स द फीलिंग्स शोन बाय हिज स्टूडेंट्स एंड रिमेन्स साइलेंट, वह कभी भी अपने विद्यार्थियों के द्वारा दर्शाई गई भावनाओं का जवाब नहीं देता। एंड रिमेन्स साइलेंट रहता है।
ही इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतवादी है, एंड कीप्स द रूल्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के नियमों को बरकरार रखता है। स्टूडेंट्स लाइक हिम इवन आफ्टर हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, उसके कठोर व्यवहार के बाद भी लोग बच्चे विद्यार्थी उसको पसंद करते हैं। हिज कलीग्स, उसके साथी, इवन फ्रेंड्स भी एनवी हिम फॉर द इफेक्ट, उसके इस प्रभाव से ईर्ष्या किए हुए होता है। ही हैज ऑन द स्टूडेंट्स, जो उसने स्टूडेंट्स पे की हुई है। ही स्ट्रिक्ट, वह कठोर है, बट नॉट ए सैडिस्ट दैट ही सीम्स टू बी, वह कठोर है लेकिन सैडिस्ट नहीं है जैसा कि वो दिखता है। तो यहाँ एक वर्ड था डिफिकल्ट, मैं आपको बतला रहा हूँ। साइबल, साइबल का मीनिंग क्या है? साइबल का मीनिंग है टू कोलैप्स इन वार, टू क्रम्बल, बिखर जाना, टू बिकम रिंकल, सिकुड़ जाना, फिर साइबल है ये। यह क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए, व्हाट डज जयंत नार्लिकर, व्हाट डज जयंत नार्लिकर want to prove in the adventure? Why has Nick Middleton article been titled as Silk Road? What proofs do you find of the friendship between grandmother and the grandson in the Portrait of Lady? तो पहला एडवेंचर वाला लेसन सिलेबाई में नहीं है, ये हम डिलीट कर रहे हैं, मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। इसको छोड़ के बाकी देखिए, निक मिडल्टन वाला। नंबर 2, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पहले वाला क्रॉस डिलीटेड है। सेकंड, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल हैज बीन नेम्ड ऑन द होलिस्टिक सिल्क रोड और रूट्स। हिस्टोरिक सिल्क, ऐतिहासिक सिल्क रोड या रूट्स पर आर्टिकल का टाइटल दिया हुआ है। द नेटवर्क कनेक्टेड द एफ्रो यूरेशियन लैंडमास, एफ्रो यूरेशियन लैंडमास से कनेक्टेड है नेटवर्क। इट एस्टाब्लिश ट्रेड ऑफ चाइनीज सिल्क, स्पाइसेस, टी एंड porcelain, Indian textiles, precious stones and pepper, and the Roman Empire's gold, silver, fine glassware, wine, carpets and jewel। इसने व्यापार स्थापित किए हुए थे। चाइनीज सिल्क, स्पाइसेज मसाले, स्पाइसेज, टी, चाय, पोर्सिलेन, भारतीय टेक्सटाइल, वाइन, कारपेट और ज्वेल, इन सभी के। तो यहाँ मीनिंग आप देख सकते हो, पोर्सिलेन क्या होता है। पोर्सिलेन क्या है? वाइट ट्रांसल्यूसेंट सिरेमिक ओरिजिनली मेड बाय फाइलिन कॉलिन। ये हार्ड वाइट ट्रांसल्यूसेंट है। टेबलवेयर, टेबलवेयर होता ही है कले मिट्टी वगैरह का बना हुआ, ट्रेडिशनली चाइना वगैरह में मैन्युफैक्चर है, निर्माणाधीन है। पेपर, काली मिर्च, स्टोन्स, पत्थर, रोमन साम्राज्य की गोल्ड, सिल्वर है, चांदी, फाइन ग्लास वेयर है, वाइन, कारपेट्स और ज्वेल। द रोड वॉज नेम्ड सिल्क रोड, इस रोड को नाम दिया गया सिल्क रोड लार्जली बिकॉज ऑफ द सिल्क ट्रेड विद चाइना। विशेष तौर पे किसके कारण दिया था ये नाम? चाइना के साथ रेशम व्यापार के लिए। इन द चैप्टर द ऑथर ट्रेवल्स टू माउंट कैलाश, इस चैप्टर में ऑथर कैलाश माउंट की यात्रा करता है। एक्सप्लोरिंग द हिमालयन बेल्ट इन तिब्बत, तिब्बत में हिमालयन बेल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए है, यह है वहाँ की यात्रा के लिए। सिंस द ऑथर एक्सप्लोर्ड दिस रीजन, क्योंकि ऑथर इस क्षेत्र को एक्सप्लोर किए हुए था। द चैप्टर इज टाइटल्ड एज, इस चैप्टर का टाइटल क्या है? सिल्क रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what proofs do you find of the friendship between grandmother and grandson in the portrait of lady? इन इस चैप्टर का मैंने
ट्रांसलेशन और टेक्सुअल कंटेंट दिया है, लिंक पर जाकर आप देख सकते हो, फिर भी मैं एक्स्ट्रा बतला रहा हूँ आपको। देर आर मैनी एग्जाम्पल टू शो दैट, बहुत से उदाहरण है ये दर्शाने के लिए, दैट देवर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे, दादी और पोता। दे लिव टुगेदर। खुशवंत सिंह राइटर है, नाइटर है, वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं। टुगेदर दे वेंट टू स्कूल, इकट्ठे स्कूल जाते थे। दे टॉक्ड ऑन कॉमन थिंग्स टुगेदर, आम बातों पर वो एक साथ मिलकर बात किया करते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड मैरी टेल द नेटर, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मैरी नेटर को क्या बतला रही थी, क्या बतलाया था मैरी ने नेटर को? वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई से है यह है, इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर। मैरी टोल्ड द नेटर दैट द शिप वाज सिंकिंग, मैरी ने नेटर को बतलाया था कि जहाज डूब रहा था। द नेटर आस्क्ड हर टू टेक द व्हील ऑफ द शिप, उस जहाज के, समुद्री जहाज के व्हील को ठीक करने के लिए कहा था नेटर ने। ही एट वंस वेंट बिलो टू सी ही चिल्ड्रन, वह तुरंत नीचे गया अपने बच्चों को देखने के लिए। ही फाउंड दैट, उसने पता लगाया कि शू हैड ए बिग बम्प अबोव हर आइज, शू की आंखों पर एक बड़ा सारा सोजन का निशान बन गया था। आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ईयर वॉज सीटी स्कैन परफॉर्म्ड ऑन टूथ बॉडी, उनके शरीर पर जो परफॉर्म किया गया था सीटी स्कैन वो किस वर्ष था? टूट्स मम्मी वॉज बरीड इन द सिमेट्री, सिमेट्री में दफनाई गई थी टूट, टूट की मम्मी। नॉन एज द वैली ऑफ किंग, इसे वैली ऑफ किंग के नाम से जाना गया था। इट वॉज टेकन आउट एट 6 PM ऑन January 5th 2005, इसे 5 जनवरी 2005 को 6 बजे लाया गया था। दे वांटेड टू स्कैन द मम्मी टू रिवील द मिस्ट्री, रहस्य को रिवील प्रकट करने के लिए मम्मी को स्कैन करना चाहते थे, विच सराउंडेड, जो इसको घेरे हुई थी। व्हाट वाज वू दाऊजी लास्ट पेंटिंग, वू दाऊजी की लास्ट पेंटिंग क्या थी? हिज लास्ट पेंटिंग, वो दाऊजी की जगह हिज लगा लीजिए। हिज लास्ट पेंटिंग वाज और लैंडस्केप, उसकी लास्ट पेंटिंग लैंडस्केप था। विच ही मेड फॉर द किंग जॉनजॉन, जिसको उसने किंग जॉनजॉन के लिए बनाया था। द फोर बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ आर, फोर बायोलॉजिकल सिस्टम बताइए अर्थ के, क्या है? फिशरीज, मछली पालन, फॉरेस्ट, वन, ग्रासलैंड, चारागाह, घास वाली भूमि, एंड क्रॉपलैंड्स, फसल वाली भूमि। नेक्स्ट देखिए, वाई हैड टेप्लो कम टू द स्कूल इन द इवनिंग, शाम को स्कूल में क्यों आया है टेप्लो? टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16, टेप्लो 16 वर्ष का लड़का है। ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ही हैज कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क एज ऑर्डर्ड बाई क्रॉकर हैरिस, क्रॉकर हैरिस के द्वारा ऑर्डर दिए जाने पर वह एक्स्ट्रा वर्क अलग से कार्य करने के लिए आया है। सेक्शन सी बी पार्ट में देखिए पोएट्री से, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, हमेशा दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपनी उत्पत्ति के लिए वापिस जीवन में आया या जीवन में आता हूँ। एंड मेक्स प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इसको पवित्र और सुंदर बनाता हूँ, शुद्ध और सुंदर बनाता हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, सॉन्ग जो इसके जन्म स्थान से इशू हो रहा है उसके लिए। आफ्टर फुलफिलमेंट, पूर्णता के बाद। वॉन्डरिंग रैक्ट एंड अनरैक्ट, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, प्यार की वापसी के साथ वॉन्डरिंग करते हुए। रैक्ट और अनरैक्ट, रैक्ट का मीनिंग आप देख सकते हो, रैक्ट का मीनिंग क्या है? टू मेक अकाउंट ऑफ, टू केयर फॉर, टू हीड, टू रिगार्ड, टू कंसिडर, यानी समझने के लिए, रिगार्ड देने के लिए। अनरैक्ट क्या है? डिसरिगार्ड। नेम द पोएम एंड द पोएट, द नेम ऑफ द पोएम, क्वेश्चन का आंसर बनाओगे, नेम से पहले द लगाइए और एन स्मॉल में कीजिए। द नेम ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ द रेन, एंड द दैट ऑफ द पोएट इज वॉट विटमान, वॉट विटमान की पोएम है यह। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस लाइन, इन लाइन में आई किसको रेफर करता है? आई लिख के यहाँ कीजिए, रेफर के बाद एस लगाइए। आई रेफर्स टू द, किसको रेफर करता है? रेन को। आई रेफर्स टू द रेन इन दिस लाइन। व्हाट इज मेंट बाय माई ओन ओरिजिन, माई ओन ओरिजिन का अर्थ क्या है? माई ओन ओरिजिन मीन्स द अर्थ। व्हाट इज मेंट बाय माई ओन ओरिजिन। और देखिए, हाउ डज द रेन डू गुड टू द अर्थ,
धरती से, पृथ्वी से अच्छा कैसे करती है रेन? इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटिफाइड। यह पृथ्वी को शुद्ध और सुंदर बनाती है। रेन की जगह इट लगा लीजिए, फिर मेक्स लगाइए, द अर्थ ऊपर से प्योर और ब्यूटिफाइड लगा दीजिए। ब्यूटिफाइड में इट की, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एस लगता है, यहाँ वाई को आई में चेंज कीजिए, फिर यस लगाइए। व्हाट डू यू थिंक इज द बर्थ प्लेस ऑफ ए सॉन्ग? इस सॉन्ग का बर्थ प्लेस आपके विचार में क्या है? द हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य का दिल। द हार्ट ऑफ मैन इज द बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग, उस सॉन्ग का बर्थ प्लेस है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? इस पॉइंट पे मैंने टेक्सुअल कंटेंट दिया है, आप वहाँ से उस टेक्सुअल कंटेंट से उसका मीनिंग आपको दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। When did my childhood go? कब मेरा बचपन चला गया? Was it the time? यह वो समय था। Realize adult were not all they seem to be। मैंने महसूस किया था कि जैसा वो दिखते हैं ना वैसे नहीं होते adults। They talked of love। वो लव की बात करते हैं, preach of love, लव को प्रीच करते हैं, but they did not act so lovingly। लेकिन वो उतने प्यार से रिएक्ट नहीं करते हैं। What was the day? वो दिन क्या है? तो आप देख सकते हो चाइल्डहुड हमारे सिलेबस में डिलीट है या नहीं, यह मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए, आप निशान लगाइए, चाइल्डहुड हमारे सिलेबस में है। तो हम करेंगे नेम ऑफ द पोएम इज चाइल्डहुड एंड दैट ऑफ द पोएट इज मार्कस नेटल। चाइल्डहुड पोएम है और मार्कस नेटल के द्वारा लिखी गई है। व्हाट डू द अडल्ट्स नॉट डू? द अडल्ट्स डू नॉट बिहेव व्हाट दे कॉज। अडल्ट जो दर्शाते वैसे नहीं होते, जैसा व्यवहार करते हैं। व्हाट डज नॉट एक्ट सो लविंगली? द अडल्ट्स डू नॉट एक्ट लविंगली। हु डज नॉट एक्ट सो लविंगली? यहाँ लिख दीजिए, हु की जगह द अडल्ट्स, अडल्ट्स लिखोगे तो डज की जगह डू आ जाएगा। डू नॉट एक्ट लविंगली। डू द अडल्ट्स फॉलो व्हाट दे प्रीच? नो, नहीं। द अडल्ट्स डू नॉट फॉलो व्हाट दे प्रीच। What do the adults talk and preach of? The adults talk and preach of love। तो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ लव आएगा। What is the central idea of the poem Father to Son? यह सिलेबस से डिलीट है। नेक्स्ट देखिए, फादर टू सन सिलेबस से डिलीट है और इसके अथवा में है जो यह सिलेबस में है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, फादर टू सन को, यह नहीं करना है आपको। तो इसके अलावा भी आप एक फोटोग्राफ कर सकते हो। यह कट है, फोटोग्राफ से हम डिस्कस करें। व्हाट इज द गिस्ट ऑफ शार्लेट विल्सन फोटोग्राफ? शार्लेट विल्सन के फोटोग्राफ का गिस्ट क्या है? गिस्ट का मीनिंग बतला देता हूँ सबसे पहले। तो गिस्ट क्या है? गिस्ट मीन्स मोस्ट इसेंशियल पार्ट या मेन आइडिया और सब्सटेंस, यह गिस्ट होती है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, एक्चुअली आप इसमें दिस पोएम ब्रिंग्स आउट द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। यह पोएम ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, मनुष्य के जीवन और ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के बीच कंपैरिजन दर्शाती है। दिस पोएम एंड दिस पोएम शो द रोल ऑफ मॉर्टल while the object of nature are mortal। ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है जबकि ऑब्जेक्ट, प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अमर हैं। मैन कम्स टू दिस वर्ल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मनुष्य कुछ समय के लिए धरती पर आता है। ही ट्राइज टू फाइंड जॉय एंड हैप्पीनेस इन हिज सराउंडिंग्स। वे अपनी सराउंडिंग्स में, अपने दायरे में
खुशी और खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही ग्रोज ओल्ड, वह बूढ़ा हो जाता है। ऑल इज ब्यूटी एंड हैप्पीनेस डिसअपियर्स, उसकी सुंदरता और उसकी खुशी लुप्त हो जाती है। देन हिज फोटोग्राफ बिकम्स ए स्टोर हाउस ऑफ हिज मेमोरी, फिर उसका चित्र उसकी यादों का स्टोर हाउस बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, नेचर इज परमानेंट, प्रकृति क्या है, स्थिर है। ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर नेवर डाइज, प्रकृति के ऑब्जेक्ट कभी नहीं मरते। दे डू नॉट ग्रो ओल्ड, वो कभी बूढ़े नहीं होते। देयर अपीयरेंस डज नॉट अंडरगो चेंज, उनका रूप कभी नहीं बदलता, उनका रूप नहीं बदलता। इन द पोएम ट्रांजिएंट फिट स्टैंड्स फॉर मॉर्टलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो क्षणिक फिट हैं इस पोएम में, वो मनुष्य की मॉर्टिलिटी को स्टैंड करते हैं। द सी रिप्रेजेंट्स इमॉर्टिलिटी, समुद्र अमरत्व को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज वाई, यही कारण है कि द मॉर्टल सी इज वॉशिंग द मॉर्टल फीट ऑफ गर्ल्स, जो अमरत्व समुद्र है लड़कियों के नश्वर पाँव को वॉश कर रहा है। इट अगेन शोज दैट, यह फिर दर्शाता है कि ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, वाहिल नेचर ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंट, जबकि प्रकृति के ऑब्जेक्ट प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स परमानेंट है, स्थायित्व में है। तो यह फोटोग्राफ है, और फोटोग्राफ से यह आंसर मैंने आपको ट्रांसलेट करके दिखाया है। आप इसको कंटेंट से और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन समय कम है। आप इस पेपर को कंप्लीट देखिए, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से तीन के आंसर दीजिए। व्हाट डज मशीन मीन इन द पोएम लेबरनेम, द लेबरनेम टॉप, द लेबरनेम टॉप पोएम में मशीन का अर्थ क्या है? द गोल्डफिश फैमिली, आप आंसर दे सकते हो। द गोल्डफिश फैमिली इज रेफर टू एज मशीन इन द पोएम, यह आंसर है। नेक्स्ट, हु डिड वॉट विटमैन आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम, द वॉइस ऑफ द रेन से कौन वॉट विटमैन से क्वेश्चन पूछता है? वॉट विटमैन आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम द, वॉट विटमैन किससे क्वेश्चन पूछता है? वॉट विटमैन आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम द ड्रॉप्स ऑफ रेन, पानी बारिश की बूंदों से क्वेश्चन पूछता है वॉट विटमैन। व्हाट डज मार्कस नेटन से अबाउट हेल एंड हेवन, हेल और हेवन के बारे में मार्कस नेटन क्या कहता है? ही सेज दैट, वह कहता है कि द हेल एंड हेवन आर नॉट रियल प्लेसेज, नरक और स्वर्ग वास्तविक स्थान नहीं है। बिकॉज दे कांट बी फाउंड इन द मैप, क्योंकि वो मानचित्र में नहीं देखे जा सकते। व्हाट इज द फादर पैराडॉक्स ऑफ, फादर टू सन पोएम से, यह डिलीट है सिलेबाई से, मैं यहाँ इसको कट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, 80 या 100 शब्दों में नीचे दी गई प्रश्नों का उत्तर दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नेटर इज, नेटर किस तरह का आपके विचार में व्यक्ति है? रंगराज मैरिज से देखिए। द स्कूल सिस्टम ऑफन करप्ट्स इंडिविजुअल टैलेंट्स, डिस्कस अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मैं इन दोनों को आपके सामने डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले रंगराज मैरिज हमारे सिलेबाई में है, और अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल यह भी है। दोनों का ट्रांसलेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए आंसर देखिए, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी गुड पर्सन, इस कहानी का लेखक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ही नोज, वह जानता है, हाउ टू कीप द रीडर्स अटेंशन फोकस्ड ऑन हिज स्टोरी, अपनी कहानी पर लेखकों की, पाठकों की टेंशन को कैसे रखना है, कैसे आकर्षित करना है। समटाइम्स, कभी कभी ही गॉज ऑफ द मेन ट्रैक से नीचे उतर आ जाता है, बट ही एट वंस फील्स सॉरी एंड स्टार्ट्स गिविंग फर्दर डिटेल्स, और लेकिन तुरंत ही वो खेद महसूस करने लग जाता है और आगे की डिटेल देना शुरू कर देता है इन्हें। वेरी क्लेवर वे, बहुत ही चतुराई से ही डिस्क्राइब हिज विलेज, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स डॉक्टर्स, इट्स मैंगोज पॉन्ड एंड द क्रीपर इन इट। और बड़े ही चतुराई से वह अपने गांव का वर्णन, इसके महत्व का वर्णन करता है, इसके डॉक्टर का, इसके आमों के पेड़ का, मैंगोज का, फलों का,
पौंड तालाब का और इसमें जो बेल है उसका। हावेवर लेकिन डिटेल्स हैव नथिंग टू डू विद रंगाज मैरिज, रंगा की शादी से इन डिटेल्स का कोई लेना देना नहीं। He also described the influence of English language on the people of village, गांव के लोगों पर भाषा, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, उसका भी वर्णन करता है। ही इज ए गुड नेटर, एक अच्छा नेटर है। whatever he narrates, जो वो नेट करता है, he narrates it with full interest, वह पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको नेट करता है। ही इज ए गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति है। he has seen the pretty and talented niece of his friend रामा राव, वह अपने दोस्त रामा राव की भांजी जो होशियार है, सुंदर है, उसको इसने देख लिया है। सी इज एन ऑर्फन गर्ल, वह एक अनाथ लड़की है। When he meets Ranga, he at once decides to get him married to Ratna, Ramarau's niece. जब रंगा उससे मिलता है, जब वह रंगा से मिलता है, वह तुरंत उसकी शादी रत्ना से करने का फैसला कर लेता है। रत्ना कौन है? रामाराव की भांजी। बट रत्ना हैज डिसाइडेड नॉट टू मैरी, बट रंगा हैज डिसाइडेड नॉट टू मैरी। यहाँ रत्ना बोल दिया था मैंने, रंगा है, लेकिन रंगा ने शादी न करने का फैसला किया हुआ है। देन वेरी टैक्टफुली, बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही टैक्ट के साथ ही यूज शास्त्री जी टू कन्विंस रंगा फॉर मैरिज, वह रंगा को शादी के लिए कन्विंस करने लगा था। दस द नेटर ऑफ द स्टोरी इज विटी, क्लेवर एंड वेरी सोशल। इस तरह से कहानी का लेखक बड़ा ही बुद्धिमान, चतुर और बहुत ही सामाजिक है। नेक्स्ट देखिए, द स्कूल सिस्टम ओपन करप्स इंडिविजुअल टैलेंट, इंडिविजुअल टैलेंट को करब करता है स्कूल सिस्टम, स्कूल की व्यवस्था। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल से, स्कूल सिस्टम ऑफन कर्टेल्स पर्सनल टैलेंट, स्कूल सिस्टम अक्सर पर्सनल टैलेंट को कर्टेल करता है। कर्टेल का मीनिंग मैं आपको बतला रहा हूँ। कर्टेल का मीनिंग देखिए, कर्टेल का मीनिंग है, कर्टेल का मीनिंग है टू कट शॉर्ट, टू शॉर्टन, सक्सीड करना, रेस्ट्रिक्शन और लिमिट में करना। तो पर्सनल टैलेंट को कट करता है, शॉर्टन करता है। क्लोजेस्ट स्टडी ऑफ दिस chapter showed that at that time the education system in Germany was faulty. इस पार्ट का, इस चैप्टर का क्लोजर स्टडी ये दर्शाता है कि उस समय जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था फॉल्टी थी। इट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डेवलपिंग स्टूडेंट्स टैलेंट एट द इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पर विद्यार्थियों के टैलेंट को विकसित करने के फेवर में नहीं थी। There was a lot of stress on learning the facts and dates and making it abhorrent. बहुत सारा स्ट्रेस था फैक्ट्स और डेट्स की लर्निंग पर, जो इसे abhorrent बनाए हुए था। abhorrent का मीनिंग आप जान सकते हो। abhorrent का मीनिंग देखिए, abhorrent से बनाए, जिसका मीनिंग क्या है? इनकंसिस्टेंट, असंबद्ध, और फार रिमूव फ्रॉम समथिंग, स्ट्रांगली अपोज, किसी चीज का बड़े ही मजबूती से, जोरदार ढंग से विरोध किया जाए। द ओनली गोल ऑफ द स्टूडेंट्स वाज टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों का एकमात्र लक्ष्य एग्जामिनेशन के थ्रू आना था। गुड ग्रामर गॉट गुड मार्क्स, अच्छा रट्टा लगाने वाले अच्छे मार्क्स पा लेते थे। टीचर्स वर लाइक डिक्टेटर्स, अध्यापक तानाशाहों की तरह थे। इफ स्टूडेंट्स स्पोक एनीथिंग अगेंस्ट हिज आइडियाज, द स्टूडेंट्स वर ब्लेम्ड और फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, अगर विद्यार्थी किसी विचार के अगेंस्ट कुछ बात बोल देता था तो विद्यार्थियों पे क्लासरूम में समस्या पैदा करने का ब्लेम लगा था। They did not encourage students who had different ideas, जिन विद्यार्थियों के विभिन्न विचार होते थे उनको वो प्रोत्साहित नहीं करते थे। हिस्ट्री टीचर एंड हेड टीचर कुड नॉट अंडरस्टैंड आइंस्टीन एबिलिटी, इतिहास के अध्यापक और मुख्य अध्यापक
आइंस्टीन की योग्यता को समझ नहीं सके थे। दे ऑलवेज डिसपॉइंटेड हिम, वो हमेशा उसको डिसपॉइंट करते थे। ही वॉज ओनली मिस्टर कोच, हिज टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, हु वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। ये मात्र मिस्टर कोच थे जो उनके गणित के अध्यापक थे, जो उनको समझने में सक्षम थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को करेक्टली, सही ढंग से समझना। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, द स्कूल सिस्टम ऑफन curtails द इंडिविजुअल टैलेंट्स। इंडिविजुअल टैलेंट्स को स्कूल सिस्टम curtail करता है। mention any two of the following in 30-40 words। लास्ट क्वेश्चन है यह, देखिए। व्हाट इज मिसिज फिट्जगेराल्ड एडवाइस टू मिसिज पियर्सन, सॉरी मिसिज पियर्सन है यह। मिसिज फिट्जगेराल्ड की मिसिज पियर्सन से क्या सलाह है, इसका आंसर बतला रहा हूँ, वैसे मैं करवा चुका हूँ कंटेंट में। मिसिज फिट्जगेराल्ड notices that members of Mrs. Pearson family have started behaving properly। मिसिज फिट्जगेराल्ड यह ध्यान देती है मिसिज पियर्सन के परिवार के सदस्य सही ढंग से व्यवहार करना शुरू करने लगे हैं। शी एडवाइसेज मिसिज पियर्सन टू कंटिन्यू टू बी हार्श ऑन देम। वह मिसिज पियर्सन को उनके प्रति कठोर जारी रहने की सलाह देती है। शी ऑल्सो वार्न वह उन्हें सचेत भी करती है, चेतावनी देती है कि इफ शी बिकम्स सॉफ्ट टुवर्ड्स देम, अगर वह उनके प्रति नरम पड़ जाती है, हर एफर्ट्स विल बी यूजलेस, तो उसके प्रयास बेकार चले जाएंगे। सेकंड, हाउ डिड शहीद एंड अमिताभ घोष बिकम फ्रेंड, यह डिलीटेड है सिलेबस से। थर्ड, हु इज एंड्रयू मैनसन, एंड्रयू मैनसन कौन है? एंड्रयू मैनसन इज अ यंग डॉक्टर। एंड्रयू मैनसन एक यंग डॉक्टर है, हु इज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड फेज, जो डॉक्टर एडवर्ड फेज का सहायक है। ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पूरी कर ली है। ही लव्स ए गर्ल हुज नेम इज कृष्णा, वह एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है कृष्णा। इन सम केसेज, किन्हीं मामलों में, ड्यू टू ए क्वारल, एक लड़ाई के कारण, झगड़े के कारण, ही हैज ए सैड मीटिंग विद हर, उसके साथ उसकी सैड मीटिंग हुई है। हाउ वाज द मैसोन एबल टू अवॉइड बीइंग हंग्ड, लटकाए जाने में मैसोन सक्षम, लटकाए जाने से, फांसी लटकाए जाने से बचने में कैसे मैसोन सफल हुआ था, कैसे सक्षम हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए। मैसोन वॉज स्कार्ड, मैसोन बच गया था। हिज वॉइस वॉज ट्रैवलिंग, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ही सेड दैट, उसने कहा था कि देयर वॉज नो मिस्टेक इन मेकिंग द आर्च सो लो, आर्च को इतना लो करने में कोई गलती नहीं हुई थी। दिस वॉज द आर्किटेक्ट्स फॉल्ट, यह आर्किटेक्ट का फॉल्ट था। दस ही सेव्ड हिज लाइफ, इस तरह से उसके जीवन को बचा लिया गया था। तो यह हमारा प्रयास था 2017 के सॉल्ट क्वेश्चन पेपर पे। मैंने इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट दिया है। आई होप माय एफर्ट्स विल हेल्पफुल टू ऑल माय फॉलोअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स। प्लीज वॉच दिस वीडियो completely. If you like, subscribe this channel. Thanks to all. कंप्लीट देखना वीडियो को और मेरे प्रयास को सफल बनाना। आशा करता हूँ यह आपका ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगा, ज़रूर से ज़रूर आपकी मदद करेगा। थैंक्स टू ऑल।